सिसवा विधानसभा में एक और विधायक के गायब होने का लगा हुआ पोस्टर, तो वहीं दूसरी ओर सिसवा नगर पालिका में फैला हुआ भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, ये वही भ्रष्टाचार है जिसका सबसे पहले खुलासा आपके अपने समाचार चैनल यूपी टीवी समाचार ने जून 2022 में किया था। साथियों, आज उसी भ्रष्टाचार को लेकर एक व्यक्ति रोशन मद्देशिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। इस वक्त हम मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया पार्क महाराजगंज में। आइए बात करते हैं रोशन मद्देशिया से और जानते हैं कि किस भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं वो और उस भ्रष्टाचार पर क्या कहती है उनकी जुबान। रोशन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नगर पालिका सिसवा किस भ्रष्टाचार में? नगर पालिका सिसवा की अध्यक्षा के विरुद्ध 4 रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, जिसमें यूपी टीवी समाचार के द्वारा जून 2022 में जो खुलासा किया गया 11.5 करोड़ के टेंडर में टीएस में जो धांधली की गई थी, उसमें अनियमितता का आरोप जो था वो सिद्ध पाया गया साक्ष्यों के आधार पे। उसमें पहली रिपोर्ट इनके विरुद्ध गई थी 28 जून 2022 को। दूसरी रिपोर्ट इनके विरुद्ध गई थी, मैं बता दूं कार्रवाई का मेरा पूरा एनेक्जर है मेरे पास, और उस कार्रवाई की बात की जाए तो ये सारे रिपोर्ट जो हैं वो हमारे पास हैं। ये 28 जून को पहली रिपोर्ट जाती है, फिर 14 नवंबर को जेम टेंडर में जो निर्धारित समयावधि है उस समयावधि को न देकर कम अवधि में उसको खोलने का जो है इन्होंने जो है निविदा प्रकाशित किया था, जिसमें शिकायत मिलने पर सम्मानित अधिकारी द्वारा जांच कराया गया। जांचोपरांत उसमें इनके द्वारा अनियमितता पाई गई। दूसरी रिपोर्ट इनके विरुद्ध यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा गया। तीसरी रिपोर्ट पुनः इनके विरुद्ध जो है 19 दिसंबर को जाती है। 19 दिसंबर को अपने खुद के पति के नियम विरुद्ध और शासनादेश के विरुद्ध इन्होंने पदोन्नति किया था, और साथ ही 2 अन्य कर्मचारियों का भी पदोन्नति किया था, जो अपने पदीय अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप इनके ऊपर सिद्ध हुआ था, जिस प्रकरण में तीसरी नोटिस इनके विरुद्ध शासन को भेजी गई थी कार्रवाई हेतु। उसके अलावा चौथी नोटिस 14 फरवरी 2023 को इनके विरुद्ध जाती है कि 13 कार्यों की निविदा का इन्होंने प्रकाशन किया था। 13 कार्यों की निविदा का जो प्रकाशन हुआ था, एक शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि बहुत सारे कार्य उसमें पूर्व से ही निर्मित और अर्धनिर्मित है। ऐसी स्थिति में जांचोपरांत स्पष्ट हुआ कि मौके पर 4 कार्यों में पूर्व से कार्य संपन्न पाया गया। इस आधार पर फिर इनके विरुद्ध चौथी नोटिस शासन को भेजी गई थी। चारों नोटिसों में कुल 15 बिंदु का आरोप पत्र इनके विरुद्ध प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास विभाग द्वारा तैयार करके इनको नोटिस रिसीव कराई गई है। और नोटिस रिसीव कराने के बाद पहला डेट जो है इनको 12 जुलाई का मिला था, दूसरा डेट इनको 18 अगस्त का मिला था, तीसरा डेट भी इनको मिला हुआ है, और दोनों पिछले तिथियों पे इन्होंने अपना प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया है। हम लोगों की ये मांग है कि आज 14 महीना पहले जब यूपी टीवी समाचार की पहल पर यह भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, अब भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है। रिपोर्ट भेजने के 14 माह के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोगों को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इसमें शासन की भूमिका आप कैसे देखते हैं? देखिए, शासन की भूमिका मैं बहुत क्लियर बता दूं। अच्छी चीजों को अच्छा कहना लोकतंत्र में सबसे आवश्यक चीज है। मैं अगर किसी की शिकायत करता हूं उसके गलत कृत्य के आधार पे, तो अगर कुछ बेहतर होता है तो मुझे उसकी सराहना भी करनी चाहिए। मैं शासन की भूमिका को स्पष्ट तौर पे देखता हूं कि वर्तमान प्रदेश सरकार की जो नीति है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, उस आधार पे भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो है प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चेयरमैन बनने का काम किया, चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन बावजूद इसके इसी शासन में इसी शासन के अधिकारियों ने उनके विरुद्ध जब भ्रष्टाचार की शिकायत की तो 4 रिपोर्ट उनके विरुद्ध भेजने का काम किया। और आज जो आरोप पत्र तैयार हुआ है, ये आरोप पत्र भी शासन की मंशा के अनुरूप ही तैयार हुआ है। तो निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जो उनकी नीतियां, उन नीतियों के आधार पे ही इनके विरुद्ध खुद के दल का होने के बावजूद इनके विरुद्ध रिपोर्ट गई है। तो शासन की भूमिका और अधिकारियों की भूमिका इसमें स्पष्ट है। कार्रवाई न होने के पीछे का बहुत सारा ऐसा कारण है कि अनुभागों में चीजों को कुछ ज्यादा दिन तक लटकाए रखा गया। बार बार एक भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ, अवसर मिला, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और अगर और ऐसे अवसर मिलता रहेगा तो और बहुत सारे उदाहरण इनके द्वारा दिए जाएंगे। इन आरोपों का आधार क्या है मद्देशिया जी? इन आरोपों का आधार है अति
अति महत्वाकांक्षा के कारण ही इस तरह के बार बार भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। और अगर आर्थिक महत्वाकांक्षा नहीं रहती और अति महत्वाकांक्षा अगर अध्यक्ष महोदया की नहीं रहती तो एक के बाद एक लगातार खुद की सरकार में अगर 4-4 रिपोर्ट इनके विरुद्ध जाती है तो इससे बड़ा आधार क्या हो सकता है। एक वीडियो आपने जारी किया, उसमें आप बार बार एक शब्द कह रहे थे, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। आखिर उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्या भूमिका है? देखिए, ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिनको मैं चौकीदार, जो हमारे निकाय नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार में चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं और एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। और ये संयोग है कि जो वर्तमान में हमारी अध्यक्षा हैं नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार की शकुंतला देवी, वो उस चौकीदार महोदय की धर्मपत्नी है। तो चूंकि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी को किसी तरह के राजनीतिक गतिविधि में लिप्त रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी मेरे पास एक छोटी सी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में देखिए, ये चौकीदार महोदय द्वारा 2016 में इनको राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में इनको सेवा से पृथक किया गया था। इसके बाद इन्होंने कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। लास्ट में जब प्रशासक का कार्यकाल आया, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत से जब उच्चीकृत हुआ, तो उसके बाद ये न्यायिक प्रक्रिया में अपने विवाद को ले गए। उसके बाद न्यायालय ने आदेश दिया। आदेश देने के बाद बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए वर्तमान अध्यक्ष महोदया ने अपने स्वयं के पति को बहाल किया। बहाल करने के बाद उनका 2016 से लेकर बहाल करने की तिथि तक का उनका वेतन भी उनको जो है देने का काम किया, साथ ही फिर उनको पदोन्नत भी करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात जो मेरा आरोप था उस वीडियो में, मेरा आरोप था कि 18 मई को यही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री गिरिजेश जायसवाल जी कहते हैं कि मैं अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हूं, मैं अपनी आजीविका चलाने में सक्षम नहीं हूं। और मार्च 2022 में शकुंतला देवी जी के निर्वाचित होने के बाद आज जिस डेट में हम लोग खड़े हैं, आज तक लगभग करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री इनके द्वारा कराई गई है। 2 लग्जरी गाड़ियां इन्होंने खरीदा है। मेरा सवाल यही है कि जो व्यक्ति 18 मई 2022 को यह कहता कि मैं अपना आजीविका चलाने में सक्षम नहीं हूं, अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हूं, वह व्यक्ति 1 साल में ही करोड़ों रुपए की जमीन खरीदता है, 2 लग्जरी गाड़ियां खरीदता है, जिसका वेतन अधिकतम 40,000 रुपये माह होगा। ऐसा कैसे संभव है? दूसरी चीज, भ्रष्टाचार यहीं से सिद्ध होता है। हमारा आरोप है कि इनके द्वारा जो भी संपत्तियां खरीदी गई हैं उसकी पक्की नकल हमारे पास है। और पक्की नकल के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को आय से अधिक संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। आय के जो स्रोत हैं, आय के स्रोत के आधार पे ही आप सार्वजनिक कर सकते हैं कि आपकी संपत्तियां क्या थी और क्या होनी चाहिए। तो इस आधार पे हमारा सीधा उनके ऊपर आरोप है कि भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति से धन से उन्होंने जो है संपत्तियां खरीदी हैं और ये स्पष्ट है। 15 अगस्त को एक वीडियो जारी हुआ था और उस वीडियो पर आपने कोई प्रतिक्रिया दी थी। क्या था वो पूरा मामला, क्या आप बताएंगे? 15 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे निकाय कार्यालय में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी झंडारोहण का कार्यक्रम था। तो माननीय तिरंगे के आरोहण के बाद वहाँ लोग अपने अपने विचार रखते हैं। तो उस प्रक्रिया के दौरान अध्यक्षा महोदया के प्रतिनिधि के तौर पे श्री गिरिजेश जायसवाल जी, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हैं हमारे निकाय के, वो बतौर प्रतिनिधि आकर उन्होंने संबोधन किया। संबोधन करने के दौरान सिसवा की समस्त जनता को उन्होंने गिरा हुआ व्यक्ति कहने का काम किया और साथ ही हमारे नगर के बहुत संभ्रांत लोगों के विरुद्ध उन्होंने अशोभनीय शब्दों का, भाषा का प्रयोग किया। इस पे मैंने अपनी प्रतिक्रिया दिया। सबसे बड़ी चीज है कि एक वेतनभोगी कर्मचारी बतौर चेयरमैन प्रतिनिधि ये कैसे कह सकता है कि मैंने ऐसे विकास किया, मैंने वैसे विकास किया। ये अधिकार जनता ने श्रीमती शकुंतला देवी को दिया है और श्रीमती शकुंतला देवी इन बातों को कह सकती हैं क्योंकि जनता ने उनको अधिकार दिया है। साथ ही श्री गिरिजेश जायसवाल जी ने सिसवा के संभ्रांत नागरिकों को और समस्त जनता को जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया उनके प्रति, इस पे हमारी वो आपत्ति थी। मैं एक चीज बहुत कायदे से आपको बता दूं कि पूरे जनपद के 11 निकायों में सबसे ज्यादा राज्य वित्त की धनराशि 1,60,00,000 रुपया प्रति माह सिसवा नगर पालिका को मिलता है। ये पूरे जनपद में किसी भी निकाय को मिलने वाली सबसे अधिक धनराशि है, जिसमें से 30 लाख रुपया वेतन में चला जाता है कर्मचारियों के। और जब प्रशासक का कार्यकाल था तो 3 से 5 लाख रुपए का माह का डीजल का जो है व्यय था। वर्तमान में 10 से 15 लाख रुपए तक डीजल का व्यय होता है। ये राज्य वित्त के धन का दुरुपयोग का एक उदाहरण है। साथ ही अगर 1,20,00,000 रुपया माह बचता है बाकी डीजल और वेतन देने के बाद, तो आज के डेट तक
22 करोड़ 10 लाख रुपए से ऊपर की धनराशि इस 17 माहों में, इन 17 माहों में निकाय को मिला है। लेकिन 22 करोड़ 17 लाख रुपए में हर वार्ड का जो हक होना चाहिए, हर वार्ड में जो विकास कार्य दिखने चाहिए, होने चाहिए, वो मौके पर आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि आर्थिक महत्वाकांक्षा से ग्रस्त होकर केवल उस धन का दुर्विनियोग किया जा रहा है। और मैं एक चीज बहुत कायदे से आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमती शकुंतला देवी जी एवं उनका परिवार ये जनपद कुशीनगर के मूल निवासी हैं लोग, बहुत जल्दी ही सिसवा आके बसे हैं। तो जो सिसवा का है ही नहीं, वो सिसवा के विकास के बारे में गंभीर नहीं हो सकता, वो एक बाहरी व्यक्ति है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सिसवा नगर पालिका का गठन, आप जब बाहरी व्यक्ति कह रहे हैं तो आप उन मतदाताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिन मतदाताओं ने उन्हें अध्यक्ष चुना है। देखिए, उन मतदाताओं को ये नहीं जानकारी थी कि ये बाहरी व्यक्ति हैं, और उन मतदाताओं को ये था कि अगर बाहरी भी हैं तो जैसा ये चुनाव के पहले दिख रहे हैं वैसा ये चुनाव के बाद भी रहेंगे। लेकिन जब चेहरा और चरित्र चुनाव के पहले के अपेक्षा बाद में जब बदलता है तो लोगों की उम्मीदें टूटती हैं, लोगों का विश्वास टूटता है, और लोग यह समझते हैं कि हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं। दूसरी बात कि 31 दिसंबर 2019 को जब नगर पालिका का घोषणा किया गया, इस घोषणा के पीछे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहा। 1989 में भी एक बार प्रयास किया गया, लेकिन ऐसे ही किसी गुत्थी में उलझ के वो मामला, फाइल जो है ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री प्रेम सागर पटेल जी द्वारा नगर पालिका का गठन के संदर्भ में विशेष प्रयास किया गया, सदन में उन्होंने आवाज भी उठाया, और नगर पालिका के गठन की अधिसूचना भी राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल द्वारा जारी कर दी गई। और सिसवा के लोग, जो कि 1871 की टाउन एरिया थी, वो 148 साल बाद नगर पालिका परिषद के रूप में मानी गई, जानी गई और स्वीकृत की गई। लेकिन उस जनप्रतिनिधि का जो विश्वास था, जो उसकी अपेक्षा थी कि जब नगर पालिका का गठन होगा और क्षेत्र का हमारा बहुमुखी विकास होगा, शहरी क्षेत्रों के विकास में जो तेजी होती है, वो उस तेजी से जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं वो जल्दी ही शहरी रंग रूप में चले आएंगे। तो उस जनप्रतिनिधि का जो विश्वास था, वो विश्वास आज छला गया। आज तहसील की मांग उठती है, तहसील की मांग उठाई जा रही है। ऐसे ही जब किसी जनप्रतिनिधि का आत्मविश्वास जब उसका डगमगा जाएगा, और नगर पालिका गठन होने के बाद जब पहली चेयरमैन के द्वारा करोड़ों रुपए का कोई हिसाब किताब, कोई आका खाका जब नहीं दिया जाता है, और जनता जब त्राही करती है, ग्रामीण अंचल के लोग विकास की वो रोशनी नहीं, विकास की एक छोटी सी चिंगारी को देखने के लिए जब तरसते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जनप्रतिनिधि फिर कभी सिसवा को तहसील और भी ज्यादा सुविधाएं देने के मामले में उदासीन नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का, केवल जनता का ही नहीं, हर उस व्यक्ति का विश्वास डगमगाया है, और ये हमारी आपत्ति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थे रोशन मद्देशिया सिसवा से, जिनका कहना था कि सिसवा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस भ्रष्टाचार की जनक खुद वहां की अध्यक्षा शकुंतला जायसवाल है। क्या इनके आरोपों में कितना दम है, और इन आरोपों पर क्या कहती है आपकी आवाज, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार, मैं था अंकित मणि त्रिपाठी।